आज हमें वायरस के बारे में बताएं। देखिए, वायरस एक ऐसा सूक्ष्म जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। वायरस ऐसा सूक्ष्म और जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है जो यदि प्राणियों में पहुंच जाए, किसी की सेल में घुस जाए तो जीव की तरह कार्य करता है, अपना रिप्रोडक्शन करता है। और यदि वही वायरस यदि जमीन में पड़ा रह जाए, बर्फ के नीचे जब जाए, पहाड़ों के नीचे दब जाए तो बहुत दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहता है निर्जीव की तरह, उसे फिर कोई वहां भोजन नहीं मिलता। तो इसे हम वायरस कहते हैं। वायरस वास्तव में सबसे सूक्ष्म जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी समझो आप। अब जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया सबसे सूक्ष्म हमारा जीव है जो लगभग 1000 नैनोमीटर, जिसे कि हम कहते हैं कि NM की रेंज का होता है। और जो हमारे वायरस हैं वो 40 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक के पाए गए हैं। समझ में आया? और वायरस जो होता है, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि वायरस क्या है, ये थोड़ा सा आप यहां समझ लें कि वायरस में जो हमारा DNA या RNA है वो प्रोटीन के कवर से ढका रहता है और जब ये हमारा किसी सेल में पहुंच जाता है तो अपना प्रोडक्शन शुरू कर देता है। इसे हम वायरस कहते हैं। कोरोना वायरस क्या है फिर सर? कोरोना वायरस, देखिए, कोरोना ऐसा है कि नया नाम नहीं है। कोरोना का मतलब है ताज। आप इसको देखें तो वास्तव में इसका जो नाम निकला है कोरोना, वो ताज से निकला है। तो जैसे आपने देखा होगा कि मोर के ऊपर एक कंगी लगी रहती है, ताज सा लगा रहता है, या जैसे हमारा ये है मुर्गा है, मुर्गा के सिर पर आपने जो देखा है ताज सा होता है। तो इस तरह से ये कोरोना जो है वायरस एक ताज की तरह मालूम पड़ता है। और तो कोरोना नया नहीं है, कोरोना पहले से ही है और लगभग 7 प्रकार के कोरोना पाए गए हैं। तो इनमें पहले जो कोरोना थे वो इतने भयंकर नहीं थे, लेकिन ये जो कोरोना का वायरस अब इस समय पर जो मिला है, जिसे कोविड-19 कहा जाता है, ये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि अभी इसका हमारे पास कोई उपचार या वैक्सीन नहीं है। ये कोरोना वायरस की जो रेंज है वो लगभग 140 नैनोमीटर की है। तो ये आज का बड़ा ज्वलंत प्रश्न है, कोरोना वायरस। फिर सर इसके लक्षण क्या हैं? देखिए, कोरोना वायरस का यदि किसी में प्रस्फुटन हो जाता है, कोरोना वायरस किसी में लग जाता है, किसी तरह से कोई इन्फेक्टेड हो जाता है कोरोना वायरस से, तो इसके कई एक लक्षण दिखाई देते हैं। और कोई जरूरी नहीं कि सारे के सारे लक्षण हर मरीज में दिखाई देते हों। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि गले पर खराश होती है और खांसी उठती है। दूसरा ये है कि हमको फीवर हो जाता है। अब फीवर फ्लू में भी होता है, तो फ्लू के का जो फीवर है उससे इसका फीवर तेज होता है। फ्लू के फीवर से इसका फीवर तेज होता है और करीब करीब 103 के फ़ारेनहाइट के करीब इसका पहुंच जाता है टेम्परेचर। इसके अलावा जो मरीज है उसमें कोल्ड के लक्षण भी पाए जाते हैं। किसी किसी मरीज में कोल्ड के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कपकपी आना और कंप बनना और इस तरह के कफ भी बनने लगता है। एक और इसके जो लक्षण हैं वो ये है कि किसी का स्वाद चला जाता है, हमारी जो स्वाद की ग्रंथि हैं वो इससे प्रभावित हो जाती हैं। कभी हमारी जो श्वास है उसमें हम गंध नहीं ले पाते हैं, माने
हमारी जो नाक गंध लेने के लिए जानी जाती है वो गंध लेना बंद कर देती है और उस समय पे हमें गंध मालूम नहीं पड़ती। अच्छा, ये कोई आवश्यक नहीं है कि उसमें जैसे कहते हैं कि कफ के दोष हों ही या कफ बाहर निकले ही, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि उसमें कफ निकले ही। तो ये हमारे कुछ लक्षण हैं उसमें। तो इससे बचने के उपाय क्या हैं? नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूं कि कोरोना में ये लक्षण तो हैं ही, और बचने के लक्षणों से पहले आप थोड़ा सा इसका जो इलाज करना है वो इसका इलाज इनके सिम्टम्स के आधार पर किया जाता है। तो सिम्टम्स के आधार पर जब हम करते हैं इसका इलाज, तो उसके लिए पहले हमें ये समझ लेना जरूरी है कि आखिर ये पैदा कैसे होता है और किस तरह से ये हमें इन्फेक्शन में लेता है। देखिए, इन्फेक्शन में लेने का सबसे बड़ा बात यह है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि वायरस स्वयं कहीं निर्जीव जगह पर या जमीन पर पड़ा हुआ या कहीं दूसरी जगह पे हो तो वो अपना वंश वृद्धि नहीं कर पाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि पहले हमको होस्ट चाहिए, कोई माने ऐसा टारगेट चाहिए जिसकी सेल में ये घुस सके। परजीवी है यो मान के चलिए, तो वहां पर ये घुस सके और वहां अपना प्रोडक्शन शुरू कर सके, ये आवश्यक है। जैसे मैं आपको समझा दूं उस भाषा में कि जो होस्ट है हमारा, मान लीजिए कि हमारा शरीर ही है और हमारी शरीर की सेल में ये अंदर प्रवेश करता है, तो उस समय पर ये वहां सबसे पहले सूजन पैदा करेगा, क्योंकि जब इसका प्रकोप होगा वहां पर तो वहां ये अपना प्रोडक्शन शुरू करेगा और जो हमारे टी सेल हैं उनके द्वारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारा शुरू हो जाता है। अब यदि प्रतिरक्षा तंत्र हमारा इतना मजबूत है और इसकी जो अनुलिपि है, जो इसके खिलाफ प्रतिलिपि है हमारी, तो वो यदि हमारे शरीर में है तो वो इससे निजात पा सकता है। यदि मान लीजिए हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है या हमारे शरीर में उस प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती हैं तो हम इससे ग्रसित हो सकते। अब देखिए, होता क्या है कि जब कोई वायरस है और खासतौर से कोरोना 19 है, तो ये कोरोना 19 जब हमारे गले पर पहुंचता है तो दो स्थिति हो सकती है। या तो ये श्वास नलिका की शुरुआत में प्रवेश कर सकता है या ये हमारे पेट में अंदर जा सकता है। अब जाने का जो तरीका है वो कई तरीके से हो सकता है। जैसा हमारा आंख का माध्यम होता है, क्योंकि वो भी गले में खुलता है, नाक का माध्यम है वो भी गले में खुलता है, मुंह का माध्यम है ये भी गले में खुलता है, और कभी कभी कान का माध्यम भी गले में खुलता है। तो ये जो हमारे माउथ ऑर्गन्स हैं ये गले में खुलते हैं, इनसे खास बचाव रखने की जरूरत है। और बचाव किसका होता है, मैं आपको बता दूं कि एक आदमी जब अपना हाथ उठाता है दिन में अनगिनत बार, लगभग मैं बताऊं एवरेज करीब 1300-1400 बार, 1500 बार भी आदमी का हाथ ऑटोमेटिक ही मुंह कान नाक की तरफ बढ़ जाता है। तो हमें ये प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी इसके लिए कि यदि मान लीजिए कहीं से भी हमारा हाथ में कोरोना वायरस आ गया है किसी भी तरीके से, कहीं छूने से और कहीं टच करने से, तो वो मुंह पर जब हाथ जाता है तो ये मुंह पर जाएगा, नाक में जाएगा, आंख में जाएगा, कभी आंख मिलते हैं हम, कभी कान में उंगली डालते हैं। ये सब ऑटोमेटिक होता है जिसका हमको पता भी नहीं लगता। और यदि वो संयोग से वायरस अंदर चला जाए तो वो हमारे सबसे पहले गले पे पहुंचेगा, ये खास बात है। तो इसलिए हमें हाथ नहीं मिलाने चाहिए। कहीं कोई चीज है जहां आदमी सामान्य रूप से हाथ रख सकता है और वहां हाथ रखा हुआ है तो हमको बार बार उसको साफ करना चाहिए हाथ को, और ढंग से साफ करना चाहिए। क्योंकि हाथ के कुछ ऐसे पार्ट के ऐसे हमने धो लिया तो उससे काम नहीं चलता है। हमने ऐसे भी धोना है, ऐसे भी धोना है, ऐसे भी धोना है, माने कि कम से कम उसमें आप 20 सेकंड लगाइएगा धोने के लिए, तो तभी वो अच्छी तरह से प्रक्षालित होगा, तभी वो अच्छी तरह से साफ होगा।
सैनिटाइजर का आप प्रयोग करें तो सैनिटाइजर ये नहीं कि दिखावे के लिए करना है। सैनिटाइजर का प्रयोग करना है तो ठीक तादाद में, अच्छी तादाद में आप लें और उसको अच्छी तरह से ऐसे मलें, अच्छी तरह से सब तरफ लगाएं, तब वो सैनिटाइज होता है। तो इस तरह से हाथ मिलाने से बचें, दूर से ही नमस्कार कर लें। तो ये एक तरीका है हाथ को बचाने का। फिर ये प्रैक्टिस करें कि कम से कम मुंह पर हाथ जाए, है ना। और ये भी कोशिश करें कि हमारे सीधे हाथ की बजाय कभी जरूरत पड़ी तो बाएं हाथ का प्रयोग करें, क्योंकि बाएं हाथ हमारा ज्यादा संपर्क में नहीं रहता, या यूं कहें कि जो हमारा कार्यकारी हाथ है वही ज्यादा मुंह पर जाता है। तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि कोई रास्ते में जा रहा है, उसने खांस दिया, छींक दिया, तो वहां पर उससे मुंहों से एक तरह से जो कोलोडी अवस्था है, द्रव की कोलोडी अवस्था, वो वायु में पहुंच जाती है और उन कोलोडी कणों के साथ ये हमारा वायरस भी वायु में पहुंच जाता है। तो वहां यदि कोई न गुजरा तो ये 15-20 मिनट में वो जमीन पर बैठ जाएगा और उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन वहां संयोग से आप हट गए और आपने खुले में ही छींक दिया या खुले में ही थूक दिया, तो ये वायरस जब पहुंचा और आप वहां से गुजर रहे हैं, अब बिना मास्क के आप जा रहे हैं, मुंह पे मास्क नहीं लगा हुआ है और आप वैसे ही असावधानी से चल रहे हैं, तो वो वायरस आपकी नाक के द्वारा अंदर पहुंच सकता है। एक ये बात भी है। तो आप उसके लिए ये सावधानी आपको रखनी है कि आप अपने मुंह पे मास्क रखिएगा। और मैं कहता हूं कि जो खांसने या छींकने वाले हैं वो सीधे ऐसे हाथ करके न छींके, ताकि हाथ पे उसकी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप कहीं टच करेंगे तो वहां लग जाएगा। तो उसको ऐसा कपड़ों की तरफ ऐसे करके छींक लें, मुंह पे मास्क बांधें, तो वो कम से कम मास्क में रहेगा, दूसरों को इन्फेक्टेड नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ साथ साथ कि वो भी एक तरीका हमारा हो जाता है कि जैसे मान लीजिए हम कहीं बाहर से आ रहे हैं, हमारे जूते या जो हमने चप्पल पहन रखी है, अब किसी ने कोरोना का जो मरीज है उसने मान लीजिए वहां पर थूक दिया है और या नीचे कोरोना के वायरस पड़े हैं, वो आपके जूते चप्पल के साथ आपके घर आ गए हैं, चिपक गए हैं, कब से चिपक गए हैं, तो वो आपके घर के अंदर आ जाएंगे। उस स्थिति में क्या होगा कि आप जब झाड़ू लगाते हैं तो वो धूल के साथ ऊपर उड़ने के चांस रहते हैं और तब उस समय पर आपका मुंह आंख नाक खुला हुआ है तो वो धूल के कण के साथ आपके अंदर जा सकता है, क्योंकि बड़ी बारीक चीज है। ऐसी स्थिति में दो आपको सावधानियां रखनी है। पहली सावधानी ये है कि आप अपने जूते को घर में अंदर प्रवेश करने से पहले ही सैनिटाइज करें, ये सावधानी बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि हम झाड़ू से धूल उड़ाएं और तब साफ करें, उसके बजाय ये है कि गीला पोंछा ले लें और उस पर हम कोई सैनिटाइजर टाइप का चीज, जैसे कि हमारा ये क्या है, डिटॉल है, जैसे कि फिनॉल है या फिनाइल है, ये या फॉर्मेल्डिहाइड है, तो इस तरह के जो सॉल्यूशन है इसके बना करके और हम गीला कपड़ा करके और उसका पोंछा लगा सकते हैं। तो उससे क्या है कि सैनिटाइजेशन भी हो जाएगा और उसके उड़ने की भी चांस कम रहेंगे। तो ये हमारा फैलने का कारण था। अब हम पहुंच गए इस बात पर कि उसके गले में जब ये पहुंच जाता है तो वहां पर यदि मान लीजिए ये हमारा पेट में पहुंच जाता है लार के साथ, तो पेट में ये, क्योंकि वहां बील एसिड होता है, इसको पचा देता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर इस पर जो लगा हुआ है प्रोटीन का कवच वो टूट जाता है और जो डीएनए या आरएनए या जो कोई भी प्रोटीन है वो सब पच जाती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि ये श्वास नलिका की शुरुआत में पहुंच गया है और वहां जाकर के चिपक गया है, तो फिर वहां चिपकने से ये क्या है कि किसी कोशिकाओं में प्रवेश करेगा, स्वेलिंग पैदा होगी, आपको खांसी आएगी। अब जब खांसी आती है तब ये छिटक करके फेफड़े के नीचे के भाग में पहुंचता है सबसे पहले, और फेफड़े के नीचे के भाग में जब पहुंचता है तो वहां की जो हमारी वायु प्रकोष्ठ हैं, जिनमें हमारी हवा भरी जाती है या जिनमें हवा भर करके हम ऑक्सीडेशन करता है हमारा ब्लड, जो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है फेफड़े के द्वारा होती है, तो वहां पर ये स्वेलिंग पैदा करेगा और उनके क्षेत्रफल को कम कर देगा। वहां उसमें स्वेलिंग की वजह से द्रव भर जाएगा, तो फिर उसमें हवा नहीं भर पाती है।
अब मान लीजिए फिर खांसी उठती है, ऐसी स्थिति में यदि ये नीचे पहुंच गया फिर खांसी उठती है, तो फिर ये क्या है कि ऊपर की ओर उछलता है खांसी के साथ, तो फेफड़े के सारे भागों में ये फैल जाता है। उस स्थिति पर वहां पर श्लेष्मा पैदा होती है, कब पैदा होता है, और वो फिर ऐसा चिपक जाता है कि हमारे जो प्रकोष्ठ हैं जिनमें वायु जाती है उनमें वायु नहीं जा पाती है। और तब उस स्थिति में ये भी आप नोट कर लें, ये इसका एक खास लक्षण है कि श्वास लेने में दिक्कत होती है। तो पहले ही दिन दिक्कत नहीं होती, जब अंदर ये फैलने लगता है, जब हमारे प्रकोष्ठों को ये श्लेष्मा से लेपित हो जाते हैं हमारे प्रकोष्ठ, जब उनमें द्रव भर जाता, उस स्थिति में हमको सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये एक इसका कोरोना का खास लक्षण भी है। तो उस स्थिति में जब ये श्वास लेने में दिक्कत आती है और अंदर ये चिपक जाता है और कफ फिर निकलता नहीं है, तो फिर हमारा मरीज खतरे में पड़ जाता है। तो उसके लिए ये हमको थोड़ी सी सावधानी और इसकी प्रक्रिया है कि ये कैसे फैलता है। समझ में आया? तो आयुर्वेदिक वनस्पतियों से कुछ फायदा मिल सकता है? हाँ, हो सकता है फायदा।